कोई ऐसा बच्चा जो यहाँ पे अभी नहीं आया क्लास में? कोई ऐसा तो नहीं, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसको करके ना लर्न लिख के भेज रहे हैं, और 5 लेक्चर वाला कंसेप्ट फॉलो करना है सब। जो 5 लेक्चर वाला कंसेप्ट बोल रहे हैं, जब तक 5 लेक्चर नहीं होगा, पहले से लेकर 5 लेक्चर तक पढ़ना तुम। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसने 1 to 21 मेरे बेसिक लेक्चर नहीं किए हैं, उनको समझ आने में दिक्कत आएगी। 1 to 21 लेक्चर्स कर रखे हैं बहुत ढंग से, तो फिर उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस साल तो सिर्फ एक बार फील लेके देखना पूरा ऑर्गेनिक का, ये ध्यान रखना, इस साल करना है ऑर्गेनिक। लास्ट ईयर जिन बच्चों ने की है, उनसे तुम बात भी कर सकते हो। जिन्होंने 3-4 महीने भी किया होगा ना, उनको भी पता लग गया होगा कि ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या है। तो बहुत ढंग से करना है। फर्स्ट मेरे को भी 2 टॉपिक करवाने हैं, बाईसाइक्लो स्पाइरो, और दो ही लगे ना, 2 टॉपिक, बाईसाइक्लो स्पाइरो, हाँ, क्राउन ईथर्स वगैरह। वो मैं ऑनलाइन में करा दूंगा तुम्हें। आज जो क्लास है ना, पहली क्लास है, पहली क्लास से ही इंटरेस्ट लेके आना है। इस लेवल पे ना तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिलेगा नहीं। जो मैटर मैं तुम्हें दूंगा, जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा तुम्हें, चाहे तुम बुक्स पढ़ लो या कहीं पढ़ लो, उसमें दिक्कत आएगी आएगी। इसलिए स्टार्टिंग से लेकर जितना भी चलेगा, जीओसी, जीओसी आइसोनेस रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके अलावा भी टॉपिक्स हैं, लेकिन ये 3 मेन टॉपिक है। पूरी और नहीं कवर हो जाएगी। और एक नेम रिएक्शन डिस्टिंक्शन करना है, जो तुम्हें खुद से करने को दिया हुआ मैंने, ये कर लिया और नहीं खत्म है। 40% के आसपास, 35 से 40% के आसपास किसी भी पेपर में आता है। तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर इस साल कर लिया। स्टार्ट करेंगे जीओसी। देखो, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हमें मेनली क्या पढ़ना है? एफेक्ट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? एफेक्ट्स पढ़ने हैं। एक है इंडक्टिव, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, वो करने हैं हमें। एक है इंडक्टिव इफेक्ट, एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, और लास्ट है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये 4 इफेक्ट्स हैं जो हमें डिटेल में खत्म करने हैं। है ना, 4 इफेक्ट्स हैं जो डिटेल में खत्म करने हैं। तो पहला इफेक्ट जो हम स्टडी करेंगे इसके अंदर, पहला इफेक्ट जिसमें बॉन्ड का क्लीवेज होगा पार्शियल, जिसमें बॉन्ड का क्लीवेज होगा पार्शियल, वो स्टडी करेंगे। और ये है इंडक्टिव इफेक्ट। है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो है रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि चार्ज ट्रांसमिट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें चार्ज क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। तो इसमें नोट करना है, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, इंडक्टिव में होता क्या है? इसमें सपोज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड चेन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड चल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड चेन, लास्ट में एक डिफरेंट ग्रुप लगा रखा है। लास्ट में क्या लगा रखा है? एक डिफरेंट ग्रुप लगा रखा है। और सपोज ये ग्रुप जो है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, एक ही बात होगी कि नहीं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, ये ग्रुप लगा रखा है। ये क्या करेगा? इस सी एक्स बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। इस सी एक्स बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे जितना नेगेटिव चार्ज आया, इतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही इधर जो ये इफेक्ट है, प्लस डेल्टा वन मान लो, डेल्टा टू मान लो, या प्लस डेल्टा डेल्टा मान लो, ये कम हो जाएगा। यहाँ पे प्लस जो है और कम हो जाएगा। 3 कार्बन एटम के बाद हम मानते हैं ये इफेक्ट हो गया नेग्लिजिबल। क्योंकि जो एक्स है, वो जो पास वाला ग्रुप है, इसके इलेक्ट्रॉन तो खींच लेगा कुछ, क्या इसके खींच पाएगा उतना? दूर हो गया तो। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है ये, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है ये। और जो है इधर, इसके इलेक्ट्रॉन और कम खींचेगा। जितना दूर हो जाएगा, उतनी पावर क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी। उतनी पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ आ गई कि नहीं है? तो इसलिए एक्स जो है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वो इस सी एक्स बॉन्ड के जो बिल्कुल क्लोज में है, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, विड्रॉ करेगा। तो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, साथ वाले कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा। उसके साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव कम होता जाएगा, यहाँ और कम हो गया। इसके बाद हम मानते हैं नेग्लिजिबल है, होगा, लेकिन कोई खास इफेक्ट नहीं आ पाएगा उसका। तो यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, ये तीनों पॉजिटिव मिलकर इस डेल्टा नेगेटिव पे इक्वल है। ये क्लियर है कि नहीं है? तीनों पॉजिटिव मिलकर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होता है? बराबर होता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होगा? बराबर होगा। और ये इसके अंदर ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है कोई भी, जैसे एच एच है, तो तुम इसमें क्या बोलोगे? मान लो एच एच है, इसमें क्या बोलोगे? एक बॉन्ड जो है
कितने इलेक्ट्रॉन्स से मिलके बनता है, सबको पता ही है। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है? एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। अब इस केस में ऐसा माना जाता है कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं? वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं? बिल्कुल बीच में। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? बिल्कुल बीच में, क्योंकि दोनों सेम एटम है ना। और बाकी जैसे एच एक्स है, एच एफ ले लिया। अब इस केस में क्या होगा? एफ जो है इसकी पावर थोड़ी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने की। अगर बात करें जिसने पढ़ा हुआ है 1 to 21 लेक्चर्स, उसको पता होगा एफ जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पूरे पीरियोड टेबल के अंदर। इसलिए एफ जो है ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ रखेगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली नेगेटिव, ऐसा हो जाएगा। इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली नेगेटिव। हाँ, क्लियर हो गया कि नहीं ये? अगर दोनों लाइक एटम्स हैं, दोनों अगर लाइक एटम्स हैं तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे। और अगर अनलाइक एटम्स हैं तो किसी एक एटम की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होंगे। किसी एक एटम की तरफ क्या होंगे? ज्यादा शिफ्टेड होंगे, ये पता होना चाहिए। एक बार दोबारा सुन लेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ तुम्हें इसके अंदर। सपोज यहाँ पे दिव्यांश तेरे लिए बोल रहा हूँ मैं सिर्फ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड चेन है सपोज, सही ना। कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्डेड चेन, दिख रहा होगा तुम्हें। लास्ट में मैंने एक लगा दिया डिफरेंट ग्रुप, जैसे यहाँ पे लगा दिया मैंने एफ। एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी तरफ खींचेगा। इस पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये कम खींचेगा, इसका पार्शियल पॉजिटिव और कम हो जाएगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और कम खींचेगा एफ, इसका पार्शियल पॉजिटिव और कम हो जाएगा। 3 एटम के बाद ये इफेक्ट हो जाता है ऑलमोस्ट नेगेटिव। 3 एटम के बाद ये इफेक्ट हो जाता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये जो एफ था ये क्या था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसलिए विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, इसलिए चार्ज आया ऐसे पार्शियली नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव। मैंने बोला अगर दोनों सेम एटम्स हैं, जैसे एच एच, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? बिल्कुल बीच में। एच एच है, एफ एफ है, ऐसा आइडियली मानते हैं लेकिन होता नहीं है। सी एल सी एल है, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बीच में रहेंगे। लेकिन अगर एच एफ आ जाए, एच एफ आ जाए तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? एफ के पास। एच एफ आ जाए तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे एफ के पास, सही ना। एफ के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम केसेस में मान लो किसी बॉन्ड का इस बॉन्ड का फिजन हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, ध्यान देना इधर। इस बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, इस बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन, एच एच बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन हुआ, तो क्या होगा? होमोलिटिक फिजन मतलब इस बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया। इसको हाफ एरो से शो करते हैं, ये पूरा पूरा एरो। और ऐसे शो कर रहा हूं तो ये हाफ एरो। हाफ एरो कब शो करते हैं? जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट। एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया तो यहाँ रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा ले गया तो यहाँ रेडिकल। ये लाइन बोली मैंने। अब ऐसे ही अगर मैं कहूं इसी बॉन्ड का अगर हेट्रोलिटिक फिजन है, हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होगा? कंडीशंस लगा के एक ही एटम इलेक्ट्रॉन्स ले गया। जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो ये ले गया, कुछ कंडीशन लगाई हमने जिसकी वजह से हमने मीडियम रख दिया पोलर, तो उसके इसमें ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम ले जाए, तो आ जाएगा H प्लस। इसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ध्यान देना, इस H के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और दूसरे पे क्या आएगा? पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है उस पे नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पे पॉजिटिव। क्या ये बात समझ आ गई है? जब एक एक इलेक्ट्रॉन गए तो क्या दिखाया मैंने? रेडिकल, रेडिकल, रेडिकल मतलब क्या है? रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन, रेडिकल का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। एच के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एच के पास एक इलेक्ट्रॉन। और अगर हुआ हेट्रोलिटिक फिजन, अगर इसका हेट्रोलिटिक फिजन हुआ कुछ कंडीशन लगा के, से पोलर मीडियम में। जो होमोलिटिक फिजन होता है ना, वो होता है नॉन पोलर मीडियम। नॉन पोलर यानी कोई पोल्स नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, नॉन पोलर मीडियम में। और यहाँ हेट्रोलिटिक फिजन जो हुआ है, ये क्या हुआ है? पोलर मीडियम। नॉन पोलर मीडियम या गैसियस मीडियम है तो होमोलिटिक फिजन होगा। तो क्या होगा? होमोलिटिक फिजन। चाहे मैं HCl भी ले लूं, HCl लिया और मैंने मीडियम लिया नॉन पोलर, तो उसका होमोलिटिक फिजन होगा।
तो उसका होमोलैटिक फिजन होगा और आएगा H रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। और अगर मैंने मीडियम ले लिया पोलर, पोलर लिया तो उसका हेटेरोलिटिक फिजन। कंडीशंस के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, ये Cl इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या तुम्हें होमोलैटिक फिजन और हेटेरोलिटिक फिजन में कुछ समझ आया? क्या बोला मैंने? होमोलैटिक फिजन में बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड फिजन टेक्स प्लेस इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड आर टेकन इक्वली बाय बोथ द एटम्स। क्या बात समझ आई है? बॉन्ड का क्लीवेज अगर ऐसे हो रहा है कि उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम एक एक ले जा रहे हैं, इक्वली ले जा रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? होमोलैटिक फिजन। और ये कौन से मीडियम में होगा ज्यादातर? गैशियस या नॉन पोलर मीडियम? गैशियस या नॉन पोलर के अंदर। और अगर बॉन्ड का क्लीवेज ऐसे हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ही एटम ले जा रहा है, तो उससे क्या बोलेंगे? हेट्रोलिटिक फिजन। तो उसे बोलेंगे हेट्रोलिटिक फिजन। क्या ये बात समझ आ गई? होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन समझ आ गया? अब तुम में से कोई भी 12th वाले बच्चे बैठे हैं वो रुकेंगे थोड़ा सा, तुम्हें ये बताना है, बताओ होमोलिटिक फिजन में ज्यादा एनर्जी लगेगी कि हेट्रोलिटिक फिजन में? 11th वाले बच्चे सोच के देंगे आंसर पर, जिसने वो 21 लेक्चर पढ़े हैं या जिसने 10th क्लास में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है, वो आसानी से आंसर। होमोलिटिक फिजन में ज्यादा एनर्जी लगेगी हेट्रोलिटिक फिजन में, विद प्रॉपर रीजन। होमोलिटिक फिजन में या हेट्रोलिटिक फिजन में? भव्य आया हुआ? तुम लोग वो 21 लेक्चर जरूर खत्म करो पहले। संडे तक मैंने बोला हुआ भेजे ना लेक्चर में, उसको खत्म कर ले। अगर ढंग से कुछ, अगर 15 अगस्त को रनिंग करनी है ना ढंग से, जीओसी, तो वो कर लेना जरूर। अतुल ने किया हुआ ना? चलो, एक वो हर्षित का बैठा है, ये तुम्हें याद करके जाना है यहाँ से आज, इस टॉपिक को। एक बार इंटरेस्ट आ गया ना ऑर्निंग में, जीओसी के अंदर, तो तुम फिर आगे खुद करते रहोगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं आया फिर रह जाएगा सारा। ऑर्निंग स्टार्ट किया मैंने, मैं नहीं चाहता कि 11th वाले बच्चे कोई भी छोड़े। 15 अगस्त के बाद वो बच्चे करेंगे जो परफॉर्म कर पाएंगे। और यहाँ करने का मतलब है, तुमने आईयूपीएससी किया, भी आईयूपीएससी तुम स्कूल में करोगे, 3-4 घंटे पढ़ाएंगे, काम खत्म हो गया उसको। और आईयूपीएससी मैंने तुम्हें बहुत देर पढ़ाया, काफी देर पढ़ाया उसको। तो उसको रिवाइज करना है, उसमें क्या करना है सिर्फ तुम्हें? सफिक्स प्रीफिक्स, आज तो होमवर्क करना था। अब सफिक्स प्रीफिक्स रटा होना चाहिए, टेबल रटा होना चाहिए हमेशा। हाँ, बताना किसी को 11th वाले बच्चों में से, होमोलैटिक फिजन या हेटेरोलैटिक फिजन, इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी? 2 एग्जांपल दिए मैंने, एक H2 का लिया, एक एग्जांपल मैंने H2 का लिया है, एक एग्जांपल HCl का लिया है। अगर होमोलैटिक फिजन होगा तो रेडिकल मिलेंगे, अगर हेटेरोलिटिक फिजन होगा तो हमेशा आयंस मिलेंगे। होमोलैटिक फिजन में क्या मिलेगा? रेडिकल्स। रेडिकल समझ गया क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यानी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, दे आर कॉल्ड एज रेडिकल्स। होमोलिटिक फिजन तो रेडिकल, हेटेरोलिटिक फिजन तो आयंस, तो आयंस मिलते हैं। होमोलिटिक फिजन होता है कब? गैसियस फेज में या नॉन पोलर मीडियम में। और हेटेरोलिटिक फिजन पोलर मीडियम में। अब ये बताना है सोच करके कि होमोलिटिक फिजन में या हेटेरोलिटिक फिजन में किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी? क्यों? नहीं, ये आंसर सही है, रीजन रीजन है ही नहीं सही। और कोई चलो बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आदित्य ने बोला अभी। और कोई? होमोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन, चलो 12th वाले या पास आउट कोई भी जो ट्राई कर सकता है, किया हुआ सबने। होमोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन, किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी? इधर भी पूछता हूँ कि हिमांग गर्भ, गर्भ हिमांग, गर्भ मंगला। होमोलिटिक। हाँ, हाँ, आंसर सही है दोनों का, गर्भ का भी और हिमांग का भी। रीजन कौन देगा? रीजन, रीजन इजी था बिल्कुल। सर हेटेरोलिटिक में आयंस बनते हैं तो वो अट्रैक्टेड होते हैं तो एनर्जी कम हो जाती है। हाँ, सही है। अब एनर्जी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं तो सही है गर्भ का आंसर। अगर अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, अगर इसको एक्सप्लेन करें, देखो H रेडिकल है, H रेडिकल से तुम्हें H प्लस भी तो बनाना पड़ेगा। H रेडिकल से H प्लस कैसे बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, यानी कौन सा कंसेप्ट? आयोनाइजेशन एनर्जी का। क्या समझ आया? और H रेडिकल है, इससे H माइनस बनाना है,
तो कौन सा कंसेप्ट, एनर्जी गेन रिलीज करने वाला, H माइनस। यहां तक नहीं समझ आएगा अभी। H प्लस भी बन गया, H माइनस, पहले में आयनिक एनर्जी, दूसरे में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इन दोनों को अलग भी तो करना है, जब दोनों को अलग करना है तो कौन सी एनर्जी, लैटिस एनर्जी। ये भी रिक्वायर्ड, ये भी रिक्वायर्ड, ये एक ही रिलीज है। तो इसलिए आयंस बनाना, आयंस बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आयंस बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, रेडिकल बनाने के लिए कम। यानी होमोलिटिक फिजन में एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, हेटेरोलिटिक फिजन में कम। क्या समझ आ गया, क्या समझ आ गया कि नहीं है? होमोलिटिक फिजन से अगर हेटेरो में कन्वर्ट करना है तो एक तो आयनिक एनर्जी देनी पड़ रही है और एक लैटिस एनर्जी भी देनी पड़ रही है, दो एनर्जी देनी पड़ रही है ना, इसलिए एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होगी। समझ गया कि नहीं है? तो ये था अपना, हेटेरोलिटिक फिजन में एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, होमोलिटिक फिजन में कम। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोलता हूं बॉन्ड एनर्जी, अगर 11th वाले बच्चों को नहीं समझ आया अभी ये चीज, होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलिटिक फिजन का मीनिंग क्लियर हो गया? ये मीनिंग क्लियर हो गया कि नहीं? अगर रेडिकल्स बन रहे हैं, एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन्स इक्वली ले जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, होमोलिटिक फिजन। और एटम्स अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक एटम ही इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज हेटेरोलिटिक फिजन। ये बात समझ आ गई कि नहीं? होमोलिटिक फिजन में एनर्जी कम लगती है, हेटेरो में एनर्जी ज्यादा लगती है, ये भी समझ आ गया कि नहीं? बस इतना कर लो, रीजन छोड़ दो बेशक, जितना समझ आ रहा है ना उतना कर लो, लेकिन उतना पक्का होना चाहिए। सारे के चक्कर में रहोगे फिर दिक्कत आएगी। क्या 11th वाले किसी बच्चे को समझ आया है जो मैंने बताया अभी? होमोलिटिक फिजन जो है कम एनर्जी लगती है हेटेरो से, क्या किसी को समझ आया, कोई भी हैंड से करना, इसको समझ आ गया? देखो ना, मोदित को समझ आ गया, आदित्य को, आयुष को, अच्छा 10th में भी देखो दिया को समझ आ गया, फिर को समझ आना चाहिए, जिसने वो 21 लेक्चर पढ़े हैं तो समझ आ जाएगा। आयुष को एक्सप्लेन कर लेंगे। नहीं वो कम है, वो ज्यादा है, ये समझ आ गया। इसका रीजन चाहिए, रीजन क्या है? आयन एनर्जी लगेगी, और दोनों वो रिलीज होती है, वो रिलीज होती है, अलग करेंगे तो लैटिस एनर्जी। चलो सही है, थोड़ा बहुत समझ आ गया, बहुत है। अब मैं अगर मैं बोलता ना बॉन्ड एनर्जी, मैंने बॉन्ड एनर्जी बोला सब कुछ, तो इसमें Cl2 से क्या बनेगा बताओ, Cl प्लस प्लस Cl माइनस, या फिर Cl2 से दो Cl रेडिकल बनेंगे, बॉन्ड एनर्जी क्या बनेगा, Cl2 से Cl प्लस और Cl माइनस, कि Cl2 से दो Cl रेडिकल। अगर मैं बोलता हूँ बॉन्ड एनर्जी, ये टर्म्स में आगे यूज करूंगा, इससे बता रहा हूँ तुम्हें। और होमोलिटिक फिजन हेटेरोलिटिक फिजन तो बहुत यूज होगा। बोलो, बॉन्ड एनर्जी जब मैं बोलता हूँ ना, ध्यान रखना, डेफिनेशन प्रॉपर लिखी होती है, वर्ड यूज नहीं करते, मिनिमम वर्ड जरूर यूज करना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स, मिनिमम लिखते हैं उसके अंदर। यानी क्या बनेगा, रेडिकल की आयंस, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, रेडिकल की आयंस। मिनिमम का मतलब क्या है, रेडिकल में मिनिमम होता, होमोलिटिक फिजन में मिनिमम होता है कि हेटेरो में? कम लगती है ना उसमें, तूने कुछ भी समझा नहीं है। हेटेरो में कम लगती है कि होमो में? किसमें लगती है कम आयुष? अभी तो बताया, होमोलिटिक फिजन में रेडिकल बनते हैं, हेटेरो में आयंस बनते हैं, आयंस में अलग अलग करना, आयनिक एनर्जी देना, ज्यादा नहीं थी? तो आयनिक एनर्जी लगा रहा है ना तू दे रहा है ना एनर्जी, तो डायरेक्ट कैसे बन गया? अरे तुम लोगों को समझ नहीं आया क्या, ये बात भी समझ नहीं आई कि सिर्फ तुम रट दो इस चीज को, कि होमोलिटिक, जिसको नहीं समझ आया ये, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स, तो मिनिमम एनर्जी जब मैंने बोल दिया, तो ये हाँ, बॉन्ड एनर्जी के अंदर होमोलिटिक फिजन होगा कि हेटेरोलिटिक फिजन होगा? क्या होगा इसमें, मिनिमम एनर्जी है ना, तो इसमें कौन सा होगा फिजन, होमोलिटिक फिजन होगा। ये ना अभी, जैसे कई बार मैंने इंटरव्यू भी लिया ना, तो उसमें टीचर से पूछ लिया कि इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, HCl बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो वो H प्लस और Cl माइनस बनाते हैं, वो गलत है, क्या बनेगा उसमें, H रेडिकल और Cl रेडिकल। मिनिमम एनर्जी का मतलब ये है। और इसके ऊपर क्वेश्चन शायद 2019 या 20 में IIT एडवांस में आया हुआ। तो ध्यान रखना, जब भी बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड एनर्जी तुम बोल रहे हो तो क्या बनेंगे, रेडिकल बनेंगे,
होमोलिटिक फिजन होगा हमेशा, हेटेरोलिटिक फिजन नहीं करना। सही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कोई तुमसे पूछ रहा है तो इसका मतलब तुम रेडिकल में तोड़ रहे हो। किस तोड़ेंगे? रेडिकल के अंदर। क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अच्छा, मैंने तुम्हें ये बता दिया यहाँ पे होमोलिटिक फिजन क्या है, हेटेरोलिटिक फिजन क्या है। बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन मैंने पहले भी बताई हुई है ना। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, हम बोल देते हैं जल्दी में कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड, लेकिन एक्चुअली क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड एंड रेडिकल्स आर फॉर्म नॉट आयंस। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने तुम्हें अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बता दिया तुम्हें कौन से हैं, कोई डाउट तो नहीं आता? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बताया मैंने तुम्हें कि जो ग्रुप ऐसा डिफरेंट ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा। और विड्रॉइंग इफेक्ट है कभी भी केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है किसी भी तरीके से, तो माइनस वर्ड यूज करना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा कोई तो उस पर चार्ज माइनस आएगा, तो उससे माइनस आई आएगा, या माइनस आर आ जाए, या माइनस ई आ जाए, या माइनस एच आ जाए। माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर। इंडक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं किसके? सिग्मा बॉन्ड के। रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं और रेजोनेंस हो रही है। माइनस एच माइनस हाइपरजोनेशन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं और एक सॉर्ट ऑफ रेजोनेंस हो रही है। समझ गए कि नहीं है? तो ये बस माइनस का मतलब क्या है पता लग गया कि नहीं? कि इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं। अभी मैंने इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप किया था, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड चेन है, क्या यहाँ पे जो ग्रुप है, क्या यहाँ पे जो ग्रुप है डिफरेंट ग्रुप, क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता? क्या कर सकता है ना? तब इसमें चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। और इस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। इस पे पार्शियल पॉजिटिव कम हो जाएगा, इससे पार्शियल पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? उल्टा भी हो सकता है ना। तो इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट या ट्रांसमिशन इफेक्ट कितने टाइप्स का होगा? दो टाइप्स का, एक प्लस आई एक माइनस। एक होगा प्लस आई और एक माइनस आई, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड। डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड, दिस इफेक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्लस आई और माइनस आई। तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दो तरीके का है। प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के अंदर, प्लस आई इफेक्ट के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पूरा तुम लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। वर्ड भूलना नहीं बिल्कुल भी है। लास्ट में क्या? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। एक ही बात है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। अभी ना बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, करते जरूर है ना। बहुत इजी चल रहा है, धीरे धीरे जाकर आगे बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने 5 लेक्चर वाला कंसेप्ट मेरा फॉलो कर लिया, 7वां लेक्चर चल रहा है, पहले तो छोड़ दो, अगले 5 पढ़ो। सही ना? जिस दिन टाइम मिलता है, 15 लेक्चर हो गए हैं तो 15 के 15 पढ़ लो वीकेंड पे। स्टार मार्क करते रहो उसके अंदर कि ये पेज इंपॉर्टेंट है, कोई भी जो तुम्हें लग रहा है डाउट, ये काम करते रहना जरूर। और जितना दूसरों को आपस में पढ़ाओगे, उससे ज्यादा सीखोगे, उससे इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। दूसरा जब क्वेश्चन पुट अप करेगा ना, उससे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो जितना हो सके आपस में जरूर शेयर करना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, ये प्लस आई है। माइनस आई में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, यहाँ रिपेलिंग था तो यहाँ अट्रैक्टिंग आ गया। सही ना? यहाँ पे रिलीजिंग था या डोनेटिंग था तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ गया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला इफेक्ट। जैसे ध्यान रखना, ये जो इफेक्ट है, ये जो ऑर्डर है ना, तुम्हें याद रखना है। इसको याद रखना तुम्हें, ये ध्यान रखना इस चीज का। रीजन कहीं बन जाएगा, कहीं नहीं बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन मैं इफेक्ट बता रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं और उसका ऑर्डर क्या है। जैसे इसमें तुम्हें जो मेन ऑर्डर याद रखना है वो NO2, ध्यान रखेंगे। NO2, CN वैलेंसी फ्री, CN वैलेंसी फ्री, CHO वैलेंसी फ्री, COOH वैलेंसी फ्री। फिर उसके बाद F वैलेंसी फ्री, Cl, Br, I। ये ऑर्डर ना हमेशा याद रहना चाहिए, मेन लेवल तक के लिए चल जाएगा काम इससे। पूरा ऑर्डर नहीं है ये, पार्शियल ऑर्डर है ये।
अब मैं पूरा लिख रहा हूँ, ये तो तुम अलग से लिख लेना जरूर। मैं जब भी पूछूं तुमसे तो ये रटाओ, क्योंकि एफ सी एल बी आर आई तो रटा ही होगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एफ सी एल बी आर आई तो रटा होगा ना ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये वाला याद करना है, NO2 CN CHO COH, NO2 CN CHO COH। इसके अलावा जो पूरा ऑर्डर है, अब मैं वो लिख रहा हूँ, ये जरूर रटा होना चाहिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जरूर रटा होना चाहिए, NO2 CN CHO COH। अब देखो सर, इससे पहले NF3 प्लस, वैलेंसी फ्री जरूर दिखाना है, NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस। ये तीन ऐसे आगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर प्लस चार्ज है ना, तो 99.99% केसेस, 99.99% केसेस में वो हमेशा ज्यादा विड्रॉइंग होगा कि किससे, वो हमेशा ज्यादा किससे विड्रॉइंग होगा, प्लस चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। प्लस का मतलब क्या, उसको नेगेटिव चाहिए, यानी नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो ज्यादा विड्रॉइंग होगा किससे, न्यूट्रल वाले से। इसलिए वो क्या होगा, ज्यादा विड्रॉइंग होगा किससे, न्यूट्रल वाले से। तो ये याद करना तुम्हें आगे। और इसके आगे जो आई के बाद, क्या किसी को याद है, लास्ट ईयर भी मैंने बताया हुआ, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर तुम्हें याद करना है। रीजन बनेगा इसका, हर जगह नहीं बनेगा। क्या आएगा इसके आगे, OH, OH, फिर OR, वैलेंसी फिर फ्री। OH। हाँ OH आ गया, OH से पहले भी लिखना है तो OR लिख सकते हो। फिर आ गया NH2, वैलेंसी फ्री, OH NH2, OH NH2, वैलेंसी फ्री, OH आ गया, फिर NH2 आ गया। इसके अलावा आ जाएगा फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, वैलेंसी फ्री। फिर इसके बाद आ जाएगा फिनाइल ग्रुप, वैलेंसी फ्री। फिर आ जाएगा इथिनाइल ग्रुप। ये पूरा ऑर्डर लिख दिया मैंने, ये पूरा ऑर्डर लिख दिया यहाँ पे। इसका रीजन मैं बना सकता हूँ, ऐसा नहीं रीजन नहीं बनेगा बिल्कुल, लेकिन याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। याद करना इस चीज को बिल्कुल ढंग से, इससे फायदा मिलेगा अलग से। अब जैसे ये चीज है, मैं पूरा पढ़ा दूंगा आज तुम्हें, इस चीज को तुम अलग से कॉपी बना लेना, उसमें लिख देना माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, माइनस कोई भी ग्रुप, सारे ग्रुप ही है यहाँ पे, चेक करो एक बार, सारे ग्रुप्स है ना, अकेला एटम तो नहीं है कहीं पे भी, इनको छोड़ के क्या कहीं अकेला का एटम है। इन सब की विड्रॉइंग टेंडेंसी विद रिस्पेक्ट टू H ज्यादा होगी, ये मतलब है इसका, विड्रॉइंग किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू किसके, H। दीज एटम्स और ग्रुप्स दे हैव हायर विड्रॉइंग टेंडेंसी, इनका रेट होगा, खींचने का रेट जो होगा, विड्रॉ करने का, वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू किससे, H से। और डोनेट भी अब करेंगे तो इन एटम्स का, जो भी मैं बोल बताऊंगा तुम्हें, या ग्रुप्स का डोनेट करने का जो पावर होगी वो किससे ज्यादा होगी, H से ज्यादा होगी। विद रिस्पेक्ट टू H बताते हैं ये, विद रिस्पेक्ट टू H, क्लियर है कि नहीं है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, माइनस इफेक्ट का पूरा ऑर्डर है ये, एज इट इज रटा होना चाहिए। एक CF3 हो रहा था जो थोड़ा डाउटफुल में है, कई बुक्स में डिफरेंट दे रखा है वो। जैसे मैं अगर बोलता हूँ तो मैं NH3 प्लस के बाद CF3 फिर NO, कई बुक्स में थोड़ा चेंज भी दे रखा है इसको। बाकी जो मैंने लिखा तुम वही याद करो, चलो जो लिखा है वो याद, इसको याद कर लेना, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर याद कर लेना जरूर, इसको इंपॉर्टेंट है। माइनस आई विड्रॉइंग इफेक्ट, विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट, उसका ऑर्डर। अब इसमें रीजन जो है ना, रीजन अभी देखो, NF3 प्लस, ये तो समझ आ गया होगा तीनों, NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, ये आ गया। NO2, N पे एक्चुअल में इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड O और माइनस। तुम्हें ऑर्डर याद करना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे चारों में समझ आ गया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ समझ आ गया ना ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं कि OH को क्यों पीछे कर दिया है, जबकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो तो किससे ज्यादा है, Br से भी ज्यादा है, I से भी ज्यादा है, Cl के कंपैरिजन में, Cl से हल्की ज्यादा ही मानते हैं। तो OH को पीछे क्यों किया, क्या क्वेश्चन समझ आ रहा है। N है, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उससे ज्यादा है I के साथ, I से ज्यादा, फिर इसको पीछे क्यों किया, समझ आ रही बात नहीं है। मैं तभी बोल रहा हूँ ये ऑर्डर याद करने का है। फिर भी तुम में से क्या कोई रीजन बना के दे सकता है मेरे को, ये किसने बोला, ये किसने आंसर दिया है? बहुत अच्छे मुझे। अब जैसे इसमें तुम्हें कुछ तो अलग दिख रहा है ना, जिस दिन तुम आंसर देख करके रीजन बनाना सीख गए, केमिस्ट्री में यही चीज है, ध्यान रखना। तुम्हें आंसर दे दिया, वो तो एक्सपेरिमेंटल होता है ना, ये रिजल्ट आ गया है, रीजन तुम्हें सोचना है, लेकिन वो सही होना चाहिए रीजन।
तुम्हें आंसर मैंने बता दिया कि OH जो है इट इज लेस विड्रॉइंग इन कंपैरिजन टू Cl और Br और I। क्यों है? जबकि O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि O के साथ क्या आया हुआ है, देखो H आया हुआ है कि नहीं? O के साथ क्या आया हुआ है? H। O तो खींच रहा है वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है खींचने की। इधर क्या है? Cl है, Cl की इलेक्ट्रोनिटी जा रहा है, Cl भी खींच रहा है किसी से इलेक्ट्रॉन्स, और O भी खींच रहा है, लेकिन O का जो नेगेटिव खींचने की पावर है ना वो थोड़ी सी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि कुछ ये यहाँ से खींच चुका है पहले से। नहीं समझ बात? मान लो O की खींचने की पावर 10 की थी, Cl की खींचने की पावर 8 की थी, सही ना? Cl की 8 की थी या 9 की थी, तो Cl तो अपनी 8 की पावर से खींचेगा ना, पूछा पूरा यहाँ पे खींचेगा। यहाँ पे जो OH है, यहाँ जो OH है उसने यहाँ पे 4 की पावर से पहले ही खींच लिया इलेक्ट्रॉन, तो उसकी कितनी पावर बची अब? 6। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं है? इसलिए पीछे आ गया H के लगे होने की वजह से। जो इधर मुदित ने सोच के बता दिया। क्या तेरे दिमाग में यही था कुछ, की कुछ और था मुदित? जो तूने अभी रीजन दिया है कि H लगा हुआ है इसमें, यही सोच? आपने बताया ना विक्रम पावर है चलो सही, एच की क्योंकि कुछ पावर इसकी यहाँ लग गई है, कुछ पावर दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी ना पावर, लेकिन Cl की पावर तो एक ही जगह लगेगी जिससे अटैच होगा। Cl की पावर तो एक ही जगह लगेगी ना जहां से जिससे अटैच होगा, इसीलिए ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है। तो ऐसे तुम सोच सकते हो केमिस्ट्री के अंदर से ना। अब इसके अलावा, अब जैसे यहाँ पे कोई रीजन नहीं बनेगा, अब देखो इधर F तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फिर ये COOH इनसे कैसे पीछे हो, इनसे कैसे पीछे हो गया है? समझ आ रही बात कि नहीं? अब इनसे कैसे पीछे हो गए? तो ये ऐसी चीजें हैं, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये ऑर्डर तुम्हें याद कर। 99% मैं रीजन यहाँ पर सारा बना दूंगा, क्या पता इसका भी कोई रीजन बना ले, लेकिन टफ है इस चीज को बनाना। वाई एफ इज लेस विड्रॉइंग इन कंपैरिजन टू CHO COOH इस टाइप से। कार्बन भी इनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज है, कह सकता है। जैसे ये CHO लगा हुआ मान लो, ये O इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, O विड्रॉइंग है, साथ में हेल्प कर रहा है C की इलेक्ट्रॉन खींचने में। O जो है C की हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन खींचने में। कार्बन पहले से ही sp2 था, sp2 है ना ज्यादा विड्रॉइंग, लेकिन याद ही करना पड़ेगा, कोई खास रीजन नहीं। केमिस्ट्री में कई चीजें आएंगी ऐसी जो तुम्हें याद करनी है। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, जिसको कुछ समझ आ गया अच्छी बात है, जिसको ढंग से करनी है और नहीं, इस माइनस इफेक्ट के ऑर्डर को पूरा याद कर लेना एज इट इज। बहुत जगह यूज करूंगा मैं माइनस इफेक्ट का ऑर्डर, सही ना? तो उसको पूरा याद कर लेना एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। इसमें फिर भी थोड़ा सा रीजन हो सकता है, जैसे मैंने बोला तुम्हें, प्लस आई इफेक्ट जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, R